ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी शिक्षार्थियों का इस कक्षा में पुनः हार्दिक स्वागत है। ये कक्षा 11 के लिए इकोनॉमिक्स की व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्लास है। क्लास यूनिट 6 प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई के लिए है। इसमें हम 3 क्लासें पहले कर चुके हैं। आज ये हम 4th क्लास शुरू कर रहे हैं। इस 4th क्लास में हम पढ़ेंगे कोस्ट के बारे में। इसमें से काफ़ी कुछ पार्ट हम पढ़ चुके हैं। कोस्ट में हम पढ़ चुके हैं बेटा जी। कोस्ट क्या होती है ये पढ़ लिया था हमने। कोस्ट, इम्प्लिसिट कोस्ट, एक्सप्लिसिट कोस्ट, टोटल कोस्ट, शॉर्ट रन क्या होता है, फिक्स कोस्ट है ना। ऐसे ही बता देता हूँ मैं। टीसी पढ़ी थी, टोटल वेरिएबल कोस्ट पढ़ी थी, टोटल फिक्स कोस्ट पढ़ी थी, टीएफसी। इन तीनों का कैसा बिहेव होता है, कैसा व्यवहार होता है, आपस में क्या संबंध होता है, ये हमने पढ़ लिया था। ये टेबल बनानी सीखी थी। इसके साथ ही साथ ये वाला हमने ग्राफ भी देखा था है? ये वाला ग्राफ हमने अभी नहीं देखा। इसको हम औसत वाला है, ये एएफसी है, तो अभी बाद में देखते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट का है, अभी ज़रूरत नहीं। ये पढ़ लिया था, बिहेवियर ऑफ एफसी, वीसी एंड टीसी। आज हम शुरू करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्ट, है ना। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है भाई? पहले भी हम इस सीमांत शब्द से कई बार रूबरू हो चुके हैं, कई बार परिचित होंगे आप। मैंने आपको हर बार जब भी सीमांत शब्द आया तो मैंने आपको हर बार ये बताया कि सीमांत शब्द आते ही आप समझ जाओ कि परिभाषा में एक शब्द जरूर आएगा, एन एडिशनल, अरे भाई, एडिशनल यूनिट, एक अतिरिक्त इकाई। ये शब्द पक्का आना है। यहाँ लागत की बात आ रही है, कॉस्ट की बात आ रही है, परिभाषा बन जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल टू द टोटल कॉस्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, या आप इसको कह सकते हैं ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन में वृद्धि करने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ के देखते हैं बेटा। मान लीजिए उत्पादन की इकाई, इसकी प्रोडक्शन 1 2 3 4 5। टीसी, केवल टीसी की बात कर रहा हूं। टीसी मान लीजिए टोटल कॉस्ट एक इकाई का उत्पादन करने के लिए 20 आती है, दूसरी इकाई का उत्पादन करने के लिए 28 आती है, तीसरी इकाई का उत्पादन करने के लिए 34 आती है, चौथी इकाई का उत्पादन करने के लिए 38 आती है। एमसी। देखो बेटा जी, पहली इकाई के लिए एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया, पहली इकाई का कितना खर्चा आया? 2 इकाई की टोटल कॉस्ट आई 28 रुपये, लेकिन दूसरी इकाई का खर्च कितना हुआ? जब मैं एक शर्ट का उत्पादन कर रहा था तो मेरा कितना खर्च आ रहा था? 20 रुपये। दूसरी शर्ट का खर्च कितना आया बेटा? पहली शर्ट का 20 रुपये, जब मैं 2 उत्पादन करने लगा तो 28 रुपये। शर्ट 1 से 2 हो गई, एक शर्ट बढ़ गई, पैसे कितने बढ़े? 8 रुपये। 8 हो गई बेटा जी।
2 से 3 शर्ट हुई, कितनी शर्ट बढ़ी? एक। खर्चा कितना बढ़ गया? एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया, इस इकाई का उत्पादन करने के कारण कितना खर्चा पड़ा? 28 टू 34, कितने रुपए? 6 रुपीज का। एक और इकाई का उत्पादन किया, इस इकाई का उत्पादन करने के कारण मेरा टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ी? 34 टू 38, कितना चेंज आया? 4 का। तो एमसी बना लोगे आसानी से। क्लियर हुई बात? समझ आई? तो मार्जिनल कॉस्ट is the additional to the cost due to an additional unit of output। उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने पर लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। कारकों के वर्धमान प्रतिफल के कारण, पिछले यूनिट में हमने, शायद है सप्लाई का सेकंड चैप्टर होगा, उसमें हमने कारक के प्रतिफल पढ़े थे। रिटर्न टू फैक्टर, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि शुरू में वर्धमान प्रतिफल होते हैं, बढ़ते हुए प्रतिफल होते हैं, ऐसा ही पढ़ा था। इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर होते हैं, फिर डिक्रीजिंग होते हैं, फिर नेगेटिव होते हैं। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर के कारण शुरू में जो मार्जिनल कॉस्ट है उसमें गिरने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात मार्जिनल कॉस्ट शुरू में घटती है, लेकिन उत्पादन के एक निश्चित स्तर के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की सीमांत लागत कारक के ह्रासमान, घटते हुए प्रतिफल, डिक्रीजिंग के कारण बढ़ने लगती है। डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। तो मार्जिनल कॉस्ट is the additional to the cost due to the addition of one unit of output। marginal cost of every additional unit goes on diminishing, घटती जाती है, due to increasing return to a factor। शुरू में कैसे आते हैं हमारे पास रिटर्न टू ए फैक्टर? इंक्रीजिंग, बट आफ्टर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट गोज ऑन इंक्रीजिंग, फिर बढ़ने लगती है। क्यों? ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, कारक के ह्रासमान प्रतिफल के कारण। तो अब हमने मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है ये समझ लिया, इसकी डेफिनेशन देख ली। डेफिनेशन क्या हो गई? ये वाली हैं, और नीचे ये वाले। और इसका कैसा व्यवहार होता है? शुरू में ये कैसी होती है? बढ़ती है, और पहले शुरू में घटती है, बाद में बढ़ती है। क्यों होता है ऐसा? घटती क्यों है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, कारक के वर्धमान प्रतिफल के कारण। और फिर इंक्रीज क्यों होती है, बढ़ क्यों जाती है? कारक के घटते हुए प्रतिफल के कारण। ये कॉस्ट की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। MC इज इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। दो फॉर्मूले हो गए। अब दोबारा से एक बार हम उसी पे चलते हैं, टेबल पे, जो हमने बताया था कि ये फॉर्मूला, तब हमने पिछले लेक्चर में कह दिया था, अब इस फॉर्मूले को भूल जाओ, ये बाद में बताएंगे। तो अब हम मार्जिनल कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट के फॉर्मूले की बात करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, TCN माइनस TCN माइनस 1। चलिए जी, अब मुझे मान लीजिए ये वाली निकालनी है कॉस्ट, ये वाले 6 वाले। कौन सी? 3। मेरे पास फॉर्मूला है TCN इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला है MCN इज इक्वल टू TCN
माइनस टी सी एन माइनस 1। कौन सी निकालनी है? MC3। तीसरे उत्पादन पर कितनी होगी मार्जिनल कॉस्ट? तो एन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा जी? 3। सब जगह 3 रख दो, इज इक्वल टू TC3 माइनस TC, ये कितना लिख दूंगा मैं इसको? 3 माइनस 1, तो TC2 हो जाएगी। तो MC3 इज इक्वल टू TC3 कितनी है? 34 माइनस ऐसे देख लो, TC वाली लाइन यही है ना, कितनी है थर्ड पे? TC2 2 पे कितनी है? 28। तो MC3 इज इक्वल टू 34 माइनस 28 6। समझ आई बात? अर्थात कैसे किया? 34 में से 28 माइनस करो, ये आ जाएगा। यहीं से शुरू हो जाओ, 20 में से 10 माइनस करो, ये आ जाएगा। 28 में से 20 माइनस करो, 8 आ जाएगा। ये मैंने बता ही दिया। 38 माइनस 34 इज इक्वल टू 4। 42 माइनस 38 इज इक्वल टू 4। 48 42 है ना। तो यदि आपको TC से MC बनानी है तो ये वाला फार्मूला, और MC से TC बनानी है तो 48 में से 8 जोड़ दो, ये दिया हुआ है आपकी बार, तो ये आ जाएगा। इसमें ये जोड़ दो, ये आ जाएगा। चलिए जी, तो TC वाली लाइन आप कंप्लीट कर सकते हैं। MC वाली यदि TC दी है तो MC की भी लाइन आप पूरी कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट औसत स्थिर लागत, वही फिक्स कॉस्ट क्या होती है वो तो आप जानते ही हैं। एवरेज और लगा दिया, औसत और लगा दिया। औसत का मतलब हो गया आपका कैसा? पर यूनिट ऑफ, या प्रति इकाई। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। औसत स्थिर लागत उत्पादन की प्रति इकाई स्थिर लागत है। वो स्थिर लागत है, कैसी है वो? प्रति इकाई है। प्रति इकाई होने का मतलब है कि FC जो थी उसको Q से भाग दे, डिवाइड कर दें हम, क्या बन जाएगी? एवरेज फिक्स कॉस्ट बन जाएगी। स्लोप कैसा होता है ये भी बाद में देखेंगे हम, पहले इसी को ही देख लेते हैं। AFC इज इक्वल टू FC बाई Q। क्लियर हो गई बात? द स्लोप ऑफ AFC कर्व इज डाउनवर्ड टू द राइट। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलेंगे ये डाउनवर्ड होता रहेगा, नीचे की तरफ गिरता जाएगा। देखिए जो मैंने पिछले उसमें बताया था कि ये अभी हमारे मतलब का नहीं है। AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट, जब उत्पादन 0 था तब भी ये होती है, मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? AFC इज इक्वल टू FC बाई Q। तो जब उत्पादन 0 था तो AFC 0 निकालूं मैं। FC कितना लिया था इस टेबल में? हमने 10 ले रखा है ना, फिक्स ही रहता है 10। 10 बाई Q कितना? 0, नॉट डिफाइंड। 0 से किसी भी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता, इसीलिए इस लाइन को हमने इससे मिलाया नहीं। इसलिए हमने क्या किया कि यहां से शुरू कर दिया। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नीचे गिरता जाएगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये Q, ये तो 10 है, 10 हो या 1 ही मान लो, हम बहुत छोटी संख्या मान लेते हैं 1 मान। यहाँ 100 इकाई का उत्पादन कर लें तब भी आंसर कितना आएगा? 0.01। 1000 इकाई का भी उत्पादन कर लें तब भी 0.001। मान लीजिए 1 लाख इकाई का उत्पादन कर लें
तब भी 0.0001, तो जीरो तो नहीं हो सकता, बहुत छोटी संख्या हो सकती है। इसका मतलब ये लाइन इसके बहुत पास तक जा सकती है लेकिन कभी भी टच नहीं करेगी। निकालते कैसे हैं, टेबल में एक बार देख लेते हैं। ये वाली टेबल ए एफ सी बाई क्यू, फॉर्मूला एफ सी बाई क्यू। पहले में एफ सी 10 है, 1 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 0 से डिवाइड करेंगे, डैश छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 0 से डिवाइड करके कोई आंसर नहीं आता। 10 को 1 से डिवाइड किया 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, फिर 10 को, क्यों एफ सी तो 10 ही, एफ सी तो 10 ही रहनी है ना, फिक्स होती है। 3 से डिवाइड किया 3.3, 10 को 4 से डिवाइड किया 2.5, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 10 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1.6, 7, 10 डिवाइडेड बाई 7 1.4 एंड सो ऑन। अब बोलो बेटा, ए एफ सी आप निकाल सकते हो। अब आगे चलते हैं, ए एफ सी के बाद आगे बढ़ते हैं। ए एफ सी के बाद ये बात करते हैं ए वी सी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। औसत परिवर्ती लागत उत्पादन की प्रत्येक इकाई प्रत्येक इकाई परिवर्ती लागत है। ठीक है, ये अलग कलर से मैं इसलिए लिखता हूं कि आपको नोट्स में ये चीज़ें फिर ठीक मिले, करेक्शन करके ही नोट्स अपलोड करें। अच्छा जी, अब एवीसी का कैसा व्यवहार होगा, इसका ग्राफ कैसा आएगा। पहले एवीसी निकालते कैसे हैं वही देख लें। एवीसी वही फॉर्मूला वीसी बाई क्यू, क्योंकि यहाँ वीसी है, वीसी है तो यहाँ भी वीसी रख लिया, यहाँ एफ सी था तो यहाँ एफ रख दिया, यहाँ टीसी है तो यहाँ टीसी रख दिया, एटीसी भी ऐसे निकाल लेंगे। क्यू से डिवाइड कर देंगे। इस अब की बार कौन सा नंबर डिवाइड करना है हमें, ये वीसी वाला नंबर। वीसी वाले नंबर को 10 को 0 से डिवाइड करोगे कुछ नहीं आएगा, 10 को, सॉरी ये वाला 10, 0 को 0 से, सॉरी यहाँ तो 0 को 0 से है ना, ये वीसी वाली लाइन ये है मेरी। मैं एक बार इस लाइन पे ऐसे खींच देता हूँ। चलिए जी, 10 को 1 से डिवाइड किया 10, यही है ये वाली, यही है वीसी। 18 को 2 से डिवाइड किया 9, 24 डिवाइडेड बाई 3 8, 28 डिवाइडेड बाई 4 7, 32 डिवाइडेड बाई 5 6.4, 38 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 6.3 एंड सो बना सकते हो। अब इसका व्यवहार देखना ज़रा कैसा। ये पहले 10, 8, 9, 7, 6.4, 6 पहले यहाँ 1 से घटी, 1 का अंतर आया, फिर 1 से घटी, फिर 1 से घटी, फिर 1 से कम से घटी, 6.4 ही रह गया है ना, 0.6 ही। फिर 0.1 से घटी, फिर क्या हुआ 6.3 से 6.6, यहाँ तक घट रही थी, यहाँ तक, फिर बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, है ना। इसका मतलब पहले घटती है फिर बढ़ती है। एएफसी की बात करें हम, 10, 5 तेजी से घटती है, 4 से घटी, फिर 3.3, 2.5, 2.2, 1.67, 1.4, 1.25 लगातार घटती जा रही है, बढ़ी कभी नहीं। इसीलिए इसका ग्राफ बाएं से दाएं हमेशा नीचे ही गिरता जाएगा, घटती जाएगी बस। ये पहले तेजी से घटेगी, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे घटेगी, लेकिन हमेशा घटती रहेगी। जबकि एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है,
पहले घटेगी फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। यही हुआ, पहले घटी फिर बढ़ना शुरू हो गई। ए वी सी कुछ इस तरह की लाइन आएगी ग्राफ की। इसका मतलब यू शेप का ग्राफ आएगा, यू आकार का ग्राफ बनेगा। चलिए जी, टीसी भी अभी देखते चले, फिर आएंगे नहीं तो यहीं पे। एटीसी वही टीसी बाई क्यू, टोटल कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन। टीसी वाली लाइन को ही हम ये वाली लाइन है बेटा जी, क्लियर कर लेते हैं। इस वाली लाइन को क्यू से डिवाइड करते चले जाएं, टीसी आ जाएगा। 10 था, 10 को 0 से कुछ नहीं आना, 10/1, 20, 28/2, 14, 34/3, 11.33, 38/4, 9.4, 9.5, 42 divided by 5, 8.4, 48/6, 8 एंड सो ऑन। इसका एक बार व्यवहार देख लेते हैं कैसा। 20 to 14, 14 to 1.3, अभी भी गिर रही है, 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 फिर यहाँ रुक गई, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हो गई। इसका मतलब इसका ग्राफ भी ऐसा ही आएगा, पहले घटेगी फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, ऐसा ही होगा। लेकिन आप यहाँ ये एक चीज़ और देखो कि एवीसी कम रहती है हमेशा एटीसी से। क्यों रहती है? एटीसी और एवीसी इन दोनों का अंतर जो है वो एएफसी के बराबर होता है। वही, या आप कह लें एक ये भी देख सकते हैं कि इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा। ATC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC। ये हो गया 8 3 11.33, 9.5, 8.4, ठीक आ रहा है ना ये। इसका मतलब एक फॉर्मूला मेरे पास ये भी बन गया। या आप कह सकते हैं कि ATC माइनस AVC इज इक्वल टू AFC। इन दोनों का अंतर AFC के बराबर होता है। तो ATC हमेशा बड़ी होगी, उससे छोटी AVC होगी, और फिर AFC इन दोनों के अंतर के बराबर होगी। अब एक बार हम यहाँ पे देखते हैं, AFC तो हमने देख ही ली थी कैसे बनी, कैसा वे, और वो इनका भी हमें आइडिया हो गया कि उन दोनों का कैसा आकार होगा, यू शेप का, पहले घटेंगे फिर बढ़ेंगे। चलिए अब एक बार रीडिंग मार लेते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसकी डेफिनेशन की बात हो गई थी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स इन द बिगनिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। वही, पहले क्या होती है? फॉल्स होती है, गिरती है, एमसी की तरह ही। क्यों गिरती है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। बट आफ्टर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इट बिगिंस टू राइज। उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है? डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। पहले इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर के कारण क्या हुई? डिक्रीज हुई। फिर डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर के कारण क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। सेम एटीसी के बारे में आपको कहानी मिलेगी, हाँ, एवरेज टोटल कॉस्ट के बारे में। तो कारक के वर्धमान प्रतिफल, बढ़ते हुए प्रतिफल के कारण औसत परिवर्ती लागत, ये शब्द है बेटा जी, परिवर्ती लागत। औसत परिवर्ती लागत। तो औसत परिवर्ती लागत पहले कैसी होती है? घटती है। क्यों? वर्धमान प्रतिफल के कारण। और फिर ह्रासमान प्रतिफल के कारण बढ़ना शुरू हो जाती है। ये भी गड़बड़ हो लिखा गया भाई। उत्पादन के एक स्तर के बाद
ह्रासमान प्रतिफल के कारण बढ़ना शुरू हो जाती है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ABC का फार्मूला भी आपको बता दिया क्या होता है। इसके बाद ATC की बात करूं तो एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको ATC भी बोल देते हैं, AC भी बोल देते हैं, एवरेज कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट का या फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का ही टोटल होता है, तो उसको हम टोटल कॉस्ट ना कह के केवल कॉस्ट भी कहते हैं। इससे पहले ए शब्द लगा दें, एवरेज। दिस इज द टोटल सम ऑफ AFC एंड ABC। ऊपर बात होगी, टेबल में हमने टोटल करके देखा ही था, दोनों का सम है ये भी कैसी होती है, यू शेप्ड होती है। औसत लागत, औसत बंधी लागत तथा औसत परिवर्ती लागत का जोड़ है। इसका आकार यू आकार का है। यह AFC तथा ABC का जोड़ है। अब देख लो जरा, इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा हमने वहीं पढ़ा था, सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है किसकी, AC की। AC का साइज हमने समझ लिया, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, ऐसा ही होगा। दूसरा ABC, ABC पहले घटती है फिर बढ़ना शुरू हो जाती है, ऐसा ही था, ये हमने पढ़ा था अभी। यू शेप होती है, बिल्कुल ऐसी नहीं। तीसरा AFC, ये तो हमने समझाया था, तेजी से घटती है और फिर घटती रहती है, घटती रहती है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगी। देन यदि मैं इस प्रोडक्शन ऑफ पॉइंट पे L प्रोडक्शन हो रहा है, आउटपुट ऑफ यूनिट्स L हैं, L इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, यहाँ पर AC, FC, VC की बात करूँ तो ये मेरी क्या है बेटा, ABC। ABC क्या है मेरी, LT, ठीक है। ये क्या है, AFC, क्या है बेटा जी, LK। इतनी बड़ी है ना ये इतनी बड़ी है। ये S पॉइंट पे ये सारी चीज़ें क्या हैं, ATC, LS। इसको मैं यहाँ जोड़ दूँ, इतना बड़ा हिस्सा मैं यहाँ पे लगा दूँ, तो वो बन जाएगी LS। नहीं, क्यों, क्योंकि ATC, तो ATC बराबर क्या था हमारा, AVC प्लस AFC। ATC की वैल्यू मैं रखूं LS इज इक्वल टू AVC LT प्लस AFC LK। इसका अर्थ हुआ ये टोटल इस टोटल का और इस टोटल का जोड़ है, या दूसरे शब्दों में बात करूं, इस लाइन में बात करूं तो ये वाला अंतर इस वाले का, इसका और इसका अंतर है, ये और ये लाइन बराबर होगी। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम के उसमें देखते हैं कैसे कैसे ये व्यवहार है इनका, है ना। आपको बिल्कुल बहुत माइन्यूटली ये डायग्राम नहीं बनाना, लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि आंख मीच के चाय जैसे लाइन खींच दो। कुछ चीज़ें इसमें ध्यान रखनी होंगी। वो चीज़ें क्या क्या हैं वो हम एक बार
नज़र मारते हैं वो इनका आपस में संबंध भी है। चलिए, रिलेशन बिटवीन, है ना, वो ऊपर सिलेबस में भी पढ़ा है हमने, AC MC इन सब का, है ना, और VC ABC इनका आपस में क्या संबंध है। तो AC, रिलेशन बिटवीन AC एंड MC, AC और MC के बीच संबंध, वही डायग्राम है ये। यहाँ S लिखा हुआ है, इस S को आप काट दो थोड़ी देर के लिए। यहाँ S का मतलब है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये ठीक है। तो सबसे पहले किस किस का रिलेशन देखना है हमें, AC एंड MC, MC एंड AC। When AC falls, जब AC गिरती है, MC इज लोअर देन AC। क्यों? क्योंकि AC जब गिर रही है, कौन से प्रतिफल हैं, कारक के बढ़ते हुए प्रतिफल हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर है, उसके कारण जब AC MC AC से नीचे होती है तो AC गिरती है। जब तक ये वाली लाइन इसके नीचे है, किसके, AC के, इस AC के, ये वाली लाइन कौन सी है, AC है ना, जब तक MC AC से नीचे है, इस पॉइंट तक है, समझ रहे हो, यहाँ भी इससे नीचे ही है, यहाँ भी नीचे ही है, यहाँ भी नीचे ही है, यहाँ भी, सब जगह नीचे। तो AC क्या हो रही है, गिर रही है। AC क्या डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ ही जा रही है। जहां ये दोनों बराबर हो जाती हैं वो मिनिमम है AC का। वेयर MC कट्स AC एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट, MC AC को उसके निम्नतम बिंदु पर काटती है, सबसे नीचे। और जब MC अब AC से कैसी चली गई, ऊपर चली गई, और जब ऊपर चली जाएगी तो AC भी क्या हो गई, बढ़ना शुरू हो गई। तो डायग्राम बनाने का हमारा मेथड क्या होगा बेटा जी, ये हम समझ लेते हैं, है ना। मैं पहले बना देता तो फिर आपको फिर वही लगता कि कैसे भी लाइन खींच दो, चली जाता है काम। सबसे पहले मुझे बनानी है AC, ठीक है। अब बनानी है मुझे AC, कैसी होती है, यू शेप होती है, पहले नीचे की तरफ गिरती जाएगी, इसके बाद एक निश्चित बिंदु के बाद ऊपर उठना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाती है, मुझे इसकी प्रॉपर्टी पता है। अब MC बनानी है, MC इससे नीचे रहेगी, इसका मिनिमम बिंदु कौन सा है बेटा, ये है, मान लीजिए यहां तक ये गिर रही थी, इसके बाद यहां के बाद इसने क्या किया, ऊपर उठना शुरू कर दिया। तो मैं MC बनाऊं तो MC और AC का क्या संबंध है, मेरे दिमाग में होना चाहिए, जब तक ये गिरती है MC इसके नीचे रहती है, इसके नीचे ही रहेगी। MC भी मुझे पता है कि एक बार पहले गिरती है फिर बढ़ती है, MC इसके नीचे ही रहेगी। तो MC में कैसे ले जाऊं, ऐसे ले जाऊं, और कहां कट करेगी MC इसको, इसके न्यूनतम बिंदु पर, और इसके बाद क्योंकि AC बढ़ रही है तो मैं MC को ऊपर ले जाऊं। समझ आ गई बात। तो डायग्राम यदि मैंने ये बना दिया, यहाँ MC बना दी, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि MC मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि MC अब AC से ऊपर भी चली गई, इसके बाद भी AC घट रही है, ऐसा संभव नहीं है ना।
तो ये डायग्राम मेरा गलत हो जाएगा बेटा। समझ आ गई बात? डायग्राम में कहाँ का क्या ध्यान रखना है कि आप थोड़ी सी शेप इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एमसी को जब तक एसी घट रही है तब तक एमसी को इसके नीचे ही रखना है और इसके बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर एमसी को क्रॉस करवाना है, और जब ये इसके बाद फिर एसी भी बढ़ रही है और एमसी इसके ऊपर ले जाओ। तो बना सकते हो दोनों डायग्राम, दोनों लाइनें आराम से। इसकी प्रॉपर्टी भी अब हमें याद हो गई। व्हेन एसी राइजेज एमसी ग्रेटर देन एसी, जब एसी बढ़ना शुरू होती है तो एमसी एसी से ऊपर होती है। 3 बिंदु। अगला, रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। पहला तो इनका फॉर्मूला है, लिख दो। व्हेन एसी इज डिमिनिशिंग टीसी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। हाँ, डायग्राम इसका होना चाहिए भाई। अच्छा, टीसी वाला डायग्राम कहाँ गया बेटा? नहीं, चलो मैं बना देता हूँ, कोई बात नहीं। ऐसे बनाओ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक और डायग्राम ऐसे ही बना लो। एक्स वाई, टीसी तो समझते हो, टीसी कैसे बनाते हैं? टोटल कॉस्ट यहाँ से शुरू होती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। एमसी कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाओगे, ऐसे बना दोगे। पहला फॉर्मूला, व्हेन एमसी इज डिमिनिशिंग, जब एमसी नीचे की तरफ घटती है, टीसी घटती दर से बढ़ती है। बढ़ तो रही है लेकिन घटती दर से बढ़ रही है यहाँ तक। इसके बाद टीसी तेजी से बढ़, व्हेन एमसी इज राइजिंग, इसके बाद एमसी बढ़नी शुरू हो गई, टीसी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, बढ़ती दर से बढ़ती है। यहाँ घटती दर से बढ़ रही थी जब तक एमसी नीचे गिर रही थी, यहाँ एमसी बढ़नी शुरू हो गई, ये तेजी से बढ़नी शुरू हो गई। बस यही 3 रिलेशन है, ये डायग्राम बन जाएगा। इसके बाद हम बात करें इसके एक्सरसाइज अभ्यास की। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी एंड टोटल कॉस्ट टीसी। ऑफ ए फार्म, हाउ दे आर रिलेटेड, कैसे रिलेटेड हैं बेटा? टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तित लागत और कुल लागत क्या होती है, इनका आपस में क्या संबंध है? तीनों की परिभाषाएं लिख देनी है आपको, दी हुई हैं, और इनका ये फॉर्मूला लिखना है। व्हाट इज द एवरेज फिक्स कॉस्ट, एएफसी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक तो हमारी हो गई एएफसी, एवीसी। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी आदत डालो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पढ़ने की। औसत स्थिर लागत से आप इतनी जल्दी एएफसी तक नहीं पहुंचेंगे जितनी जल्दी एवरेज फिक्स कॉस्ट से पहुंचेंगे। औसत परिवर्ती लागत, यहाँ से इतना परिवर्ती सोचना पड़ेगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी एंड एवरेज कॉस्ट एसी क्या है? तीनों की डेफिनेशन लिखनी है। आपस में क्या रिलेशन है बेटा? इन दोनों का जोड़ ये होता है। व्हाट डू द मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व लुक्स लाइक। मार्जिनल कॉस्ट कर्व
सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत और औसत लागत कैसे दिखाई देते हैं? यू शेप के। एनसीईआरटी का क्वेश्चन। गिव द रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। एसी और एमसी के बीच में क्या संबंध है बताइए? एसी और एमसी का संबंध हमने अभी यहीं पढ़ा है। एसी एमसी ये 3 संबंध हैं, इन तीनों को आपको बताना है और ये वाला डायग्राम आपको बना के उनको दे देना। अच्छा बेटा, इसी डायग्राम में एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे एवीसी कैसे बनाओगे? एवीसी हमेशा इस साइड में इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है? और यार ये लाइन सीधी बहुत जल्दी करता है। और जहां ये क्रॉस करेगी बिल्कुल उसी की तरह उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, और बढ़ती हुई एवीसी कभी भी एसी से ऊपर नहीं जाएगी। तो बना सकते हो तीनों लाइनें आराम से। इसका यहाँ एसी के बजाय एवीसी भी लिख लोगे, जब भी वही बात है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये एसी से हमेशा नीचे ही रखनी है, बाकी वही एमसी से जब तक नीचे, एमसी जब तक एवीसी के नीचे रहेगी एवीसी घटती रहेगी। इसके मिनिमम न्यूनतम पॉइंट पर ये काटेगी और इसके बाद जब एमसी ऊपर हो जाएगी तो एवीसी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। गिव डायग्राम शोइंग एवरेज टोटल कॉस्ट, सॉरी एवरेज टोटल कॉस्ट नहीं, एवरेज, अच्छा एटीसी हो गई, वही एसी एक तरह की। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी और मार्जिनल कॉस्ट एमसी, यही वाला डायग्राम जो अभी हमने बनाया था। औसत कुल लागत, औसत परिवर्ती लागत और सीमांत लागत को प्रदर्शित करने वाला एक चित्र बनाइए। एक्सप्लेन मार्जिनल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। मार्जिनल कॉस्ट एमसी को डायग्राम से कैसे बनाना है? पहले घटती है फिर बढ़ती है। टेबल ऊपर बनाई रखी थी, उस टेबल में टेबल बना ही सकते हो। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल कॉस्ट शेड्यूल ऑफ ए फर्म, कैलकुलेट टीएफसी, एवीसी, एमसी। अच्छा, ये तालिका बना रखी है इन्होंने। क्या करूं? क्यू प्रोडक्शन है, 0 1 2 3 4 5, एक लाइन ऐसे ले हूँ। पूरा डायग्राम नहीं, पूरी टेबल नहीं बना के बताऊंगा, मोटा मोटा समझा दूंगा। ये प्रोडक्शन आउटपुट हो गया बेटा, कितना? 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6 6। क्या दिया हुआ है? टीसी दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दी हुई है। टीसी, अच्छा जी, कितना दिया हुआ है? 10, फिर 30, फिर 45, इसके बाद 55, फिर 70, फिर 90, फिर 120। अब से डायग्राम बना दूं। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या क्या पूछा है इन्होंने? टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट, टीएफसी, टीवीसी, है ना, इसी क्रम में लिखने हैं ये। फिर क्या लिखूं? एमसी, इसके बाद एएफसी, एवीसी और एटीसी या एवरेज कॉस्ट। दो दो लाइनें कंप्लीट करके बताता हूँ। टीसी 0 प्रोडक्शन पे
10 है। टीवीसी जीरो प्रोडक्शन पे 0 होता है, हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा है। तो ये इन दोनों का टोटल, टीसी किसका टोटल होता है बेटा, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। इस लाइन में देखना ज़रा, ये लाइन इन दोनों का टोटल, इसका और इसका टोटल ये होना चाहिए, और ये संख्या यदि 0 है, ओहो, ये यदि 0 है तो ये कितना हो गया भाई, पक्का 10 हो गया। दो, ये 30 है। टीएफसी मुझे पता है फिक्स होती है, हमेशा चेंज नहीं होती, कितना भी उत्पादन हो तो सब में 10-10 ही भर दूँ अब तो, अर्थात टीसी 0 पे जितना है वो टीएफसी भर जाएगी। अब इसमें क्या जोड़ दूँ, 10 में के 30 हो जाए 20, कितना जोड़ दूँ, 35, 45, 60, 80, 110। MC डैश मारूं, फिर बताया था मैंने आपको, 1 इकाई की वृद्धि हुई, उस 0 से 1 इकाई का उत्पादन शुरू किया तो एक इकाई का उत्पादन करने में कितना खर्चा बढ़ गया, 20 का। दूसरी इकाई का उत्पादन करने में खर्चा बढ़ गया 15 का, फिर 10 का, फिर 15 का, फिर 20 का, फिर 30 का। वही हमें पता भी है, MC पहले घटती है फिर बढ़ती है। AFC का फॉर्मूला क्या होता है, FC बाई Q। FC को Q से भाग दे दो, 0 से भाग दोगे कुछ नहीं, 10/1 10, 10/2 5, 10/3 3.33, सो आगे बढ़ते रहना। ABC मुझे पता है, वेरिएबल या TVC या वेरिएबल कॉस्ट बाई Q, इसका मतलब 0/0 डैश कर दूँ, 20/1 20, 35/2 17.5, 45/3 15, 60/4 15, 80/5 16, फिर बढ़ना शुरू हो गई, पहले घटी फिर बढ़ी। ATC क्या करूं, TC बाई Q है ना, 30 बाई, पहले में तो डैश ही आ जाएगा, 30/1 30, 45/2 22.5, या इनको सीधा सीधा जोड़ दो, जब भी वही बात आ जाएगी। कितना हो जाएगा 18.33, और ये इसको और इसको जोड़ोगे यहाँ लिख दो, इसको और इसको यहाँ जोड़ो यहाँ लिख दो, या इस फॉर्मूले से एक ही बात बना सकते हो जाएगा। चलिए, ये आपका यहाँ तक की बात पूरी हो गई। इसमें अभी एक लेसन और बचेगा सप्लाई में, है ना, कौन से वाला लेसन, ये वाला, रिवेन्यू एंड प्राइस, ये वाला पार्ट और बच गया। इसमें से ये वाला पार्ट पहले वाले नोट्स में हमने 2 क्लास में कंप्लीट किया था, ये वाला पार्ट हमने अब फिर 2 क्लास में कंप्लीट किया है। 4 क्लासें इसकी हो गई है, मानो ये 4th क्लास है, इसमें 2 या 3 क्लास और लगेंगी, तो आपका 13 मार्क्स का काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आज यहीं क्लास ख़त्म करते हैं। आपने मेरी बातें सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।